तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम होगा हिंदी। हिंदी वैसे नया सब्जेक्ट तो नहीं है आपके लिए, बट बहुत समय से हिंदी की क्लासेस मैंने आप लोगों को करवाई नहीं है। और हिंदी की क्लासेस हम दोबारा शुरू करने वाले हैं। हिंदी में हिंदी ग्रामर हम पढ़ेंगे। लास्ट टाइम तक जो भी हिंदी की क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही थी वो कराई जा रही थी कवि परिचय की। कवि परिचय में कुछ लेखक बचे हुए, पर जो इंपॉर्टेंट लेखक थे मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको। और शायद से कल या परसों फिर से लेखक के एक दो वीडियो आपको बीच बीच में देखने के लिए मिलेगी। उत्तराखंड एसआई का पेपर है, और वैसे भी ग्रुप सी के बहुत सारे पेपर होने वाले हैं। तो ग्रामर वाला जो पोर्शन होता है वो समझने वाला पोर्शन होता है, उसको समझाना पड़ता है। जबकि कवि परिचय ये चीज़ें रट भी सकते हैं आप लोग, या रटी भी जा सकती है, बट समझाने वाले टॉपिक पे फोकस करते हैं। और अब हम हिंदी ग्रामर का एक पोर्शन शुरू कर रहे हैं, और जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। आप देखिएगा मैं हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले जो सिलेबस में दे रखा है, संज्ञा पे बात करेंगे। उसके बाद संज्ञा के विकारों पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि संज्ञा में विकार आते हैं, कितने प्रकार से आते हैं। तो यहाँ पे मेरे को आपको पढ़ाना पड़ेगा क्या कारक, क्या लिंग, क्या वचन। तो हम इन सारी चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? सर्वनाम पढ़ाऊंगा। सर्वनाम के बाद क्रिया पढ़ाऊंगा। क्रिया के बाद पद पढ़ाऊंगा। पद के बाद विशेषण पढ़ाऊंगा। तो एक बार आप सभी बच्चे अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, और इन सभी चीज़ों पे हम फोकस करने वाले हैं। और आने वाले जो भी क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेगी, हिंदी के ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर आपने हिंदी की ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली तो 2 से 3 नंबर या 2 से 5 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। और ये ग्रामर का बेस है, ग्रामर का मेन रूट है ये। तो ये हमको आना ही आना चाहिए किसी भी हालत में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास ज़्यादा बातें न करते हुए। और आज आप लोग हेडिंग लिखेंगे संज्ञा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आने वाली क्लासेस में मैं आपको कौन सी क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँगा, हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप हेडिंग लिखिएगा और हेडिंग के तौर पे आप लिख लीजिएगा संज्ञा। मैं आपको क्लास 5 या क्लास 6 का नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। बट आप लोग समझते हुए चलें। उन सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा, उन सारे क्वेश्चंस पे मैं फोकस करूंगा जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। मैं फालतू की बातों पे फोकस नहीं करूंगा। मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखा रहा हूँ आपको, ये बात आप ध्यान में रखना। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप बुक से, गूगल से, खुद से लिख सकते हैं। मगर वन डे एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती है। समझाने की गारंटी मेरी है, समझने की आपके है, बट विदाउट डेफिनेशन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा संज्ञा क्या है, तो संज्ञा इक्वल टू नाम, बस इतना ही है। संज्ञा इक्वल टू नाम। संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा किसी का नाम होता है। अंग्रेजी अगर आपने पढ़ी होगी तो कभी स्कूल में रटाया जाता था हमको नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन। तो नाउन इज ए नेम। अगर किसी भी चीज का नाम है तो वो संज्ञा है, दैट्स इट। किसी का भी नाम, इसका नाम पेन है, ये संज्ञा है। इसका नाम बोर्ड है, ये संज्ञा है। इसका नाम अर्जुन है, ये संज्ञा है। इसका नाम कैमरा है, ये संज्ञा है। तुम्हारा नाम XYZ जो भी हो वो भी एक संज्ञा है। किसी का भी नाम ये क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा, दैट्स इट। ओके। किसी को डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। डेफिनेशन लिखना होगा, आप लिख लीजिएगा, बट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। जो एग्जाम में आएगा हमारे पास वो क्या पॉइंट आएगा? जो ये संज्ञा है, इस संज्ञा को दो आधारों पे बांट रखा है। अगर आपके पास प्रश्न बनेगा, बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर देते हैं कि साहब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। ये 5 संज्ञाएं हर कोई पढ़ लेता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, मगर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इन चीज़ों को लोग बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, पढ़ने के लिए मिलते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की देखने के लिए मिलती है हमें। उन तीनों के नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर बोला जाएगा योग, रूढ़, एक होता है यौगिक, और एक होता है योग रूढ़। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की हो गई?
अर्थ के आधार पर संज्ञा हम सब लोगों ने पढ़ी है, अर्थ के आधार पर। और अगर क्वेश्चन बनेगा अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, साहब संज्ञा होती है 5 प्रकार। अर्थ के आधार पर संज्ञा कौन से 5 प्रकार की होगी, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्वेश्चन आएगा जातिवाचक संज्ञा, क्वेश्चन आएगा समूहवाचक संज्ञा, क्वेश्चन आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, और क्वेश्चन आएगा भाववाचक संज्ञा। अभी तक हम क्या पढ़े हैं, अभी तक हम क्या सुने हैं कि संज्ञा इक्वल टू नेम, और संज्ञा को 2 आधारों पे डिवाइड किया गया है। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की हुई 3, और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की हुई 5। सिंपल से वन लाइनर क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आ जाता है कि संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के, तो आप क्या बोलेंगे 5। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, आप क्या बोलेंगे 3। अब इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल चर्चा करेंगे कि कौन कैसा होता है, क्या होता है। तो पहली हेडिंग मैंने बार बार का खाका आपको बता दिया है। पहली हेडिंग लिखेंगे आप, रूढ़ संज्ञा किसे बोला जाता है। आप बोल रहे कि संज्ञा का एक प्रकार है रूढ़, किसे बोलेंगे रूढ़, तो रूढ़ संज्ञा हर उस संज्ञा को बोलेंगे जिसको 2 भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। आप लिख लीजिएगा डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है। वे संज्ञा जिसे 2 भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसके वह संज्ञा जिसके सार्थक खंड नहीं होते, सार्थक खंड नहीं होते, पॉसिबल नहीं है। समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो मेरा नाम है अर्जुन, और अगर मैं अर्जुन को 2 भागों में तोड़ने का प्रयास करूंगा तो अर्जुन के 2 टुकड़े नहीं कर सकते। अर्जुन जो शब्द है इसके आप सार्थक खंड नहीं कर सकते, 2 भागों में नहीं विभाजित कर सकते। लाइक जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, किसी भी शब्द को 2 भागों में सार्थक रूप से बांट सकते हैं, मगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे अर्जुन को 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता। अगर हम जबरदस्ती तोड़ने का प्रयास करेंगे अर प्लस जुन, तो उनका मतलब क्या होता है, अर्थ नहीं निकलेगा, सार्थक खंड नहीं होंगे। तो किसी भी संज्ञा के अगर आप सार्थक खंड नहीं कर पाओ तो वो रूढ़ संज्ञा कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अगला लिखूं, जैसे कि आप लिख दो किताब। आप बोलोगे किताब एक संज्ञा है, बट क्या किताब को तुम 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में तोड़ सकते हैं? हम किताब को 2 भागों में नहीं बांट सकते, 2 भागों में नहीं तोड़ सकते। कैसे तोड़ेंगे? कित प्लस आप, की प्लस ताप, उसका मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा, मीनिंगफुल या कुछ उसकी मीनिंग नहीं निकलेगी। कुल मिला के जिसके सार्थक खंड नहीं हो पाएंगे, जिसको 2 टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, वो सारी संज्ञाएं क्या कहलाएगी, रूढ़ संज्ञा कहलाएगी। ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। और पहली संज्ञा हमारे पास यही थी, हर वो नाम, हर वो शब्द जिसको आप 2 भागों में ना बांट सको। अब आता है दूसरी संज्ञा हमारे पास, यौगिक संज्ञा। साहब यौगिक संज्ञा किसे बोलते हैं? अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो मैं ये बोलूंगा कि यौगिक संज्ञा इसी का अपोजिट है, वह संज्ञा जिसके सार्थक खंड पॉसिबल है, जिसके सार्थक खंड हो सकते हैं। यहां पे सार्थक खंड नहीं हो पा रहे थे, यहां पे सार्थक खंड हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझाइए गुरुदेव, तो मैं आपको लिखा देता हूं, जैसे पाठशाला, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं हिमालय। तो हिमालय को अगर मैं 2 भागों में बांटूं तो इसको मैं बांट सकता हूं हिम प्लस आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, दोनों अलग अलग शब्द है, 2 भागों में तोड़ दिया और दोनों मीनिंगफुल है, मतलब सार्थक है। हिम प्लस आलय, बर्फ का घर। यहाँ पे पाठ प्लस शाला, तो हम इनको अलग अलग भागों में तोड़ सकते हैं। शाला मतलब भी घर ही होता है, निवास जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे रुकते हैं। तो पाठ करने की शाला, जहाँ पे पाठ किया जाता है, पढ़ाई करी जाती है, वो। या आप इसी को क्या लिख सकते हैं, विद्यालय, विद्या का घर, विद्यालय। तो हर वो शब्द जिसको 2 भागों में बांटा जा सकता है और दोनों के दोनों उसके जो भाग होंगे वो मीनिंगफुल होंगे। कैसे होने चाहिए? सार्थक होंगे। अगर किसी शब्द के आप सार्थक खंड बना पाओ तो आप बेझिझक होकर क्या बोलोगे? यौगिक संज्ञा। और किसी भी शब्द को अगर आप 2 भागों में नहीं बांट सको तो आप क्या बोलोगे? रूढ़ संज्ञा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अभी जस्ट पढ़े हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार, और ये बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। एक और संज्ञा हमारे पास बच गई है, और तीसरी संज्ञा जो व्युत्पत्ति के आधार पर होती है वो तीसरी संज्ञा होती है योग रूढ़।
अब आता है आपके पास योग रूढ़ संज्ञा। तो हम लोग ये देख रहे थे कि रूढ़ संज्ञा भी पढ़ी, यौगिक संज्ञा भी पढ़ी, एक में सार्थक खंड बनते हैं, एक में सार्थक खंड नहीं बनते। अगली संज्ञा है योग रूढ़। यहां की डेफिनेशन आपको थोड़ा याद करनी है। वे शब्द जिनके सार्थक खंड बनते हैं, सार्थक खंड बनते हैं, परंतु देखो, अगर जस्ट इतना होता कि सार्थक खंड बनते हैं, सार्थक खंड बनते हैं, वो तो यौगिक संज्ञा हो जाती। मगर यहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस है, ये मैंने लिख दिया है परंतु। बट सार्थक खंड होंगे, परंतु उनका अर्थ क्या होगा, उसका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा भिन्न। मतलब अर्थ उसका क्या निकल जाएगा, कुछ और ही निकल जाएगा। आपकी समझ में ही नहीं आया। मैं कह रहा हूं कोई शब्द है, इसको दो टुकड़ों में बांट भी दिया, मगर दो टुकड़ों में बांटने के बाद उसका जो मीनिंग था वो कुछ अलग ही हो गया। आप समझ पा रहे बात को, कि पहले कुछ और था और जैसे मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, कुछ और ही बन गया हो। तो जब वो अलग ही मीनिंग लेके आ जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा योग रूढ़। आपको बोल रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। तो इसका एक एग्जाम्पल है और आप देखिएगा दशानन। दशानन को मैं दो भागों में बांट सकता हूं, 10 प्लस आनन। आनन बोला जाता है सर को, और 10 है जिसके सर, और 10 सर किसके होते हैं, रावण के होते हैं। तो मैंने बोला दशानन, इसको दो भागों में भी बांट दिया, मगर जो इसका अर्थ निकल के आया वो अर्थ क्या निकल के आया, डिफरेंट निकल के आया, भिन्न निकल के आया, अलग ही शब्द निकल के आ गया। कहां मैं दशानन की बात कर रहा था और मीनिंग कहां चले गई, रावण पे चले गई। एक शब्द आता है, अब वो शब्द आता है वीणा पाणी। तो आप इसको देखेंगे वीणा, और एक शब्द है पानी। तो पानी जो शब्द बोला जाता है, पानी जो शब्द बोला जाता है, यह शब्द बोला जाता है किसके लिए, हाथ के लिए। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ जाती है, सरस्वती माता। आपने सरस्वती माता की फोटो देखी होगी, उनके हाथ में वीणा रहती है। तो कहने का मतलब है दो भागों में बांटा, और दो भागों में बांटने के बाद उसका जो अर्थ था, अर्थ कुछ और ही निकल आता है। यहां पे बोला जाता है क्या, योग रूढ़। जैसे महावीर आता है, तो इसको भी तोड़ते हैं महान है जो वीर, या महान वीर। और महान वीर बोला जाता है हनुमान जी को। यहां पे एक ऐसी शब्द आता है लंबोदर, इसको तोड़ा जाता है लंबा प्लस उदर। उदर किस शब्द का पर्यायवाची, उदर मतलब होता है पेट, और जिसका लंबा पेट होता है किसको बोला जाता है, गणेश जी को। तो अभी आपकी समझ में आ गया होगा कि शब्द के दो सार्थक खंड भी हो जाएंगे, परंतु जो उसका रियल मीनिंग निकलेगा वो कुछ और ही मीनिंग निकल के आएगा। तो उसको बोला जाता है योग रूढ़ संज्ञा। अभी कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो मैं आपको क्या पढ़ाया हूं, मैं आपको पढ़ाया संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की हो रही थी। एक हो रही थी रूढ़, एक हो रहा था यौगिक, और एक हो रहा था योग रूढ़। यही तो पढ़ाया। योग रूढ़ संज्ञा वो संज्ञाएं कहलाएंगी जिनको दो सार्थक खंडों में बांट तो सकते हैं, परंतु जो इनका अर्थ निकलेगा वो अर्थ कैसे निकलेगा, भिन्न निकलेगा। एग्जाम्पल आपने अभी देखे होंगे। यौगिक का हमने क्या पढ़ा, यौगिक को पढ़ा हमने, इसको दो अलग अलग खंडों में बांट सकते हैं, मगर उसका मीनिंग क्या रहेगा, सेम वही रहेगा, उसका मीनिंग बदलेगा नहीं। दो अलग अलग खंडों में बांटने के बाद मीनिंग बदल गया तो योग रूढ़, और दो अलग अलग खंडों में बांटने के बाद मीनिंग सेम रहा, वही रहा, एज इट इज रहा, तो उसको बोलेंगे यौगिक। और जिसको दो खंडों में बांट ही ना पाए, जिसके दो टुकड़े हो ही ना पाए, वो तो क्या कहलाएगा, रूढ़ संज्ञा कहलाएगी। तो मुझे लगता है अभी तक आप लोगों को इतनी बात पता चल गई होगी कि हमने जो पढ़ा संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के प्रकार के हिसाब से हमने व्युत्पत्ति वाला संज्ञा पढ़ लिया। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार थे, यौगिक, योग रूढ़,
सॉरी हाँ, योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, और तीनों की तीनों मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में भी आई होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखने के बाद देखते हैं संज्ञा के अर्थ के आधार पर प्रकार। नॉर्मली जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उनको बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, बहुत सारे टीचर मिस कर देते हैं, तो आप ध्यान रखना। अगला है अर्थ के आधार पर। इससे पहले जो मैंने आपको 3 संज्ञाएं पढ़ाई वो किसके आधार पर पढ़ाई थी? व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर पहली संज्ञा जो आपके पास है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक। मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, मैं पहले भी ये चीजें बोल चुका हूं आप लोगों को। डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप बेझिझक होकर लिखिएगा, बट डेफिनेशन नहीं आएगी। आप स्कूल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, OMR सीट चेक होगी ओनली, वहाँ पे आपको ऑप्शन लगा के घर आ जाना है। आप समझने पे फोकस करें या ना कि लिखने पे। अब मैं पहले भी ये बातें बोल चुका हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो, आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, आप ऑनलाइन कोचिंग जाते हो, नोट्स भी बनाते हो, मगर जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं तो चीज़ें याद नहीं होगी, और जब तक कोई चीज़ याद नहीं होगी नौकरी नहीं लगेगी। क्योंकि अल्टीमेटली हमें अच्छे अच्छे नोट्स बना के, वाइट पेपर में नोट्स बना के नौकरी नहीं देंगे कोई। हमें उन नोट्स को रिवाइज करके याद करना ही करना पड़ेगा, और याद चीजें समझ कर होगी तो समझने पे फोकस करें। यह बात मैं आपको बार बार बताता रहता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हर उस संज्ञा को बोला जाएगा जो पूरी दुनिया में एक ही होगा। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोटद्वार व्यक्तिवाचक संज्ञा, ईरान व्यक्तिवाचक संज्ञा, पामीर का पठार व्यक्तिवाचक संज्ञा, एवरेस्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो पूरी धरती पे ही एक होगा, प्रॉपर नाउन इंडिविजुअली, अंग्रेज में भी प्रॉपर नाउन बोला जाता है, उसे बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। समटाइम आप बोल सकते हो कि अर्जुन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, बट कैसे? अर्जुन तो बहुत सारे होते हैं दुनिया में, डाउट ही आएगा। बट भाई जिस अर्जुन की आप बात करें ना वो मैं हूं। अगर आप A फॉर अर्जुन क्लासेस की बात कर रहे हैं तो ये बहुत सारे नहीं है दुनिया में, ये एक ही है और मैं हूं। अगर आपके मोहल्ले में, अगर आपके बगल पड़ोसी में अर्जुन रहता है तो आप उस अर्जुन की बात करें जो आपके पड़ोस में रहता है, वो एक ही है जिसकी आप बात कर रहे हैं इंडिविजुअली। हर वो है नाम जहां पर हम इंडिविजुअली किसी को पुकारते हैं या इंडिविजुअली किसी को जानते हैं, बोलते हैं, पहचानते हैं, वहां पर आएगा आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल मैं आपको कुछ लिखा देता हूं। कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा पेपर में नहीं आएगा, बहुत रेयर चांस है, मैं पहले बता दूं। जब भी संज्ञाओं से क्वेश्चन बनेगा, एक ही संज्ञा आप लोगों को पढ़नी है, वो पढ़नी है भाववाचक संज्ञा। मैं आपको बता रहा हूं, आप पुराने PYQ सॉल्व करो, MCQ सॉल्व करो, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सबसे मुश्किल और सबसे मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो भाववाचक संज्ञा से आता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा कोई भी पहचान लेता है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, 4 ऑप्शंस आते हैं, वहां पे आराम से लग जाते हैं। दिक्कत जो है वो आती है भाववाचक संज्ञा में। जब मैं भाववाचक संज्ञा पढ़ाऊंगा उसकी इंपॉर्टेंसी पे भी मैं बात करूंगा और क्या इंपॉर्टेंट है उन पे भी बात करूंगा। फिलहाल व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लिख लीजिएगा और उसके एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। जिस शब्द से एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध हो, ठीक है, जिस शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, ये क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूरी धरती पे एक ही होना चाहिए, ठीक है। आप बात करो अर्जुन की, किसी का नाम लो आप, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आप बात करो कोटद्वार की, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आप बात करो गंगा की, भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आप बात करो एवरेस्ट की, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आप बात करो पामीर की, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आप बात करो आगरा की, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। बाकी व्यक्तिवाचक संज्ञा बड़ा आसान है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। आप खुद से भी अपने एग्जाम्पल लिखेंगे, ऐसे नहीं कि जो बोर्ड पे लिखा आपने वही उतार दिया और उसी में आप खुश हो गए। पहली संज्ञा अर्थ के आधार पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, धरती पे वो एक ही होना चाहिए या उसकी हम इंडिविजुअली बात करने चाहिए। वो पूरी जाति का गुणगान नहीं करना चाहिए, वो इंडिविजुअली एक की बात होनी चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि हम A फॉर अर्जुन क्लास से पढ़ेंगे तो A फॉर अर्जुन जिससे आप पढ़ो एक ही है। A फॉर अर्जुन 50 नहीं, और आप उन 50 से नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक ही है।
और आप उसी से पढ़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य वो एक होना चाहिए, आपको उन बातों को समझना पड़ेगा। अगर वो एक है तो वो प्रॉपर है, और वो प्रॉपर है तो वो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। इन बातों को ध्यान रखें। दूसरी संज्ञा आप लिखेंगे दोस्तों, और आप लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो शब्द इंडिविजुअली एक चीज की ओर इशारा कर रहे थे, और यहां पे जो शब्द आप होंगे, जो संज्ञा शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे, तो ये संज्ञा शब्द एक की नहीं, एक का बोध ना कराकर, एक का बोध ना कराकर पूरी जाति का बोध कराते, पूरी जाति का बोध कराते। डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को, बट फिर भी ध्यान रखना, यहां पे इंडिविजुअली नहीं होगा कुछ, यहां पे सबकी ओवरऑल बात हो जाएगी। यहां पे इंडिविजुअली नहीं होगा कुछ, यहां पे सबकी बात हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। कैसे सबकी बात हो जाएगी? तो आपने देखा था थोड़ी देर पहले अर्जुन, तो अर्जुन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा था, और अगर मैं बोलूंगा लड़का, तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सा लड़का? इंडिविजुअली पता नहीं है, तो ये पूरे लड़के जाति की क्या कर रहा है? बोध कर रहा है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसा आपने सुना होगा एक डायलॉग कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं, तो इंडिविजुअली एक की बात नहीं हो रही है, वो सभी लड़कों की बात हो रही है, इसलिए वो लड़का क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अभी आपने बोला गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और अगर मैं नदी लिख दूं तो कौन सी नदी? पता नहीं है इंडिविजुअली कौन सी नदी है, पूरी नदी जाति की बात हो रही है, सारी नदियों की बात हो रही है। विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर से लेके, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी से लेके, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी से लेके, ये सभी नदियों की बात हो रही है। नदी, हमने एवरेस्ट लिखा, अगर मैं पर्वत लिख दूं तो ये सभी पर्वतों की बात हो रही है, ये इंडिविजुअली एक पर्वत की बात नहीं हो रही। ये सारी चीजें किस में आएंगी? जातिवाचक संज्ञा में आएगी। ये बातें आपको याद रखनी। रिसेंट में यूपी पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा था, एग्जाम काफी पहले हुए थे, उनके कुछ पेपर लीक हो गए थे, फिर 2-4 शिफ्टों के पेपर उन्होंने अगेन दोबारा 2-4 महीने पहले ही कराए थे। 2-4 महीने भी ज्यादा बोल दिया मैंने, लास्ट मंथ में उनके कुछ कांस्टेबल का पेपर जो लीक हो गए थे उनको दोबारा कराया था, री एग्जाम करवाया था। वहां पे क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन था गाय। अब बहुत सारे बच्चों ने इसे गलत कर दिया, और लोगों ने क्या समझा, और गाय को बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने गाय को व्यक्तिवाचक संज्ञा कर दिया। बच्चों ने यह दिमाग लगाया कि जानवर जातिवाचक संज्ञा, पूरे जानवरों की बात हो रही है, और जानवरों में इंडिविजुअली एक गाय है तो गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बच्चों ने यह दिमाग लगाया, बट ये गलत हो गया। जानवर खुद भले जातिवाचक संज्ञा होगा, बट गाय भी व्यक्तिवाचक न होके जातिवाचक संज्ञा होगी। हम एक गाय की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी इंडिविजुअली गाय की बहुत सारी प्रजाति होती है। जैसे कनिष्ठ के पेपर में अभी रखा था मुर्रा गाय, जर्सी गाय, देसी गाय, तो गायों के भी प्रकार होते हैं इंडिविजुअली। तो जब हम गाय की बात करेंगे तो हम सारी गाय जाति की प्रजाति की बात कर रहे हैं। तो गाय का जो सही आंसर माना गया था वो जातिवाचक संज्ञा माना गया था, और वाकई में मानना भी चाहिए। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ बता रहा हूं मैं, ये पेपर में आ रखा है यूपी TSSC के, अब वो आ रखा है आम। बच्चे कई बार एग्जाम हॉल में जो हमारा दिमाग रहता है, जैसा मेरा दिमाग अभी काम कर रहा है, एग्जाम हॉल में वैसा काम नहीं करेगा। ये बात आप सब लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एग्जाम हॉल का प्रेशर ही कुछ ऐसा होता है कि वहां पे सोचने की क्षमता थोड़ा सा कम हो जाती है। और आदमी क्या सोचता है कि फल जातिवाचक संज्ञा, सारे फलों की बात हो रही है, अब फल में से एक इंडिविजुअली चूज कर दिया आम, ये तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए, बट नहीं, आम के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। आपने देखा होगा बॉम्बे आम होता है, कलमी आम होता है, दशहरी आम होता है, एक चूसा आम होता है, एक हमारे गांव में घर्रे आम होते हैं, अचार वाले आम होते हैं। तो आम के दुनिया भर के टाइप्स होते हैं। तो ध्यान रखना, ये कुछ मैंने ऐसे पॉइंट बता दिए जो एग्जाम में आ रखे हैं, और एग्जाम में आने के बाद भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जातिवाचक संज्ञा में आप ये भी देख सकते हैं, जैसे अध्यापक, ये सारे अध्यापक जाति की बात कर रहा है। कौन से अध्यापक की बात हो रही? इंडिविजुअली पता नहीं है,
डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर की बात कर रहा है। कौन से डॉक्टर की इंडिविजुअली बात हो रही नहीं पता चल रहा है, ये सभी जातियों को दिखाता है। अभी आप इतने एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं, आप इतने एग्जाम्पलों में समझ गए होंगे कि साहब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसी एक को इंडिविजुअली डिनोट न करे, ये पूरे को डिनोट करे, वो जातिवाचक संज्ञा होगी। जब किसी एक इंडिविजुअली की बात होगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, पूरे समूह की बात होगी, पूरी जाति की बात होगी, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पे इंडिविजुअली कुछ नहीं होगा। एक चीज नोट करके लिख दो जो आपको एग्जाम हॉल में परेशान कर सकती है, अब वो चीज आप नोट करके लिख दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। नोट है प्राकृतिक घटनाएं, नोट है प्राकृतिक घटनाएं भी जातिवाचक संज्ञा में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। और ये जो फैक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट, यही एग्जाम में ज्यादा बन रहे हैं। जो नॉर्मल सी चीजें होगी वो आदमी कोई भी क्लियर कर दे रहा है, मगर ऐसी वाली चीजें थोड़ा सा मुश्किल बनती है, तो इसलिए चीजों को समझिएगा। क्या मैं बोला हूं, प्राकृतिक घटनाएं भी जातिवाचक संज्ञा में आती है। अब मैं किन प्राकृतिक घटनाओं की बात करूं? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भूकंप में कौन सी संज्ञा है, तो बच्चे अपने रूल एंड रेगुलेशन रटता ही रह जाएगा, बच्चे अपने रूल एंड रेगुलेशन को याद करता ही रह जाएगा और पता नहीं लग पाएगा कि भूकंप में कौन सी संज्ञा है। तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि प्राकृतिक घटनाएं जो मैक्सिमम होती है वो यही आती है। भूकंप तो एग्जाम में नहीं आया, बट एग्जाम में आ रखा है बिजली। अब बताओ, पेपर में आएगा बिजली तो आप कर पाओगे? तो मैं पहले ही तो मैं नोट करके लिखा दिया हूं, और जिस बच्चे को ये वाला नोट याद होगा तो बच्चा इजीली कर देगा साहब कि प्राकृतिक घटनाएं भी हमारी जातिवाचक संज्ञा के तहत आ रही थी, तो हमने इन चीजों को इजीली कर दिया। आपसे पूछा जाएगा वर्षा में कौन सी संज्ञा है, आप क्या बोलोगे? वर्षा भी एक प्राकृतिक घटना है। आपसे पूछा जाएगा चक्रवात में कौन सी संज्ञा है, तो आप बोलोगे ये भी प्राकृतिक घटना है। आपसे बोला जाएगा तूफान में कौन सी संज्ञा है, तो आप बोलोगे ये भी एक प्राकृतिक घटना है। इनको याद कर लीजिएगा, समझिएगा आप बात को। रिसेंट में वेस्ट बंगाल में एक तूफान आया था जिसका नाम था रेमल, ठीक है। ये चक्रवात हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिलेबस में भी है और रेमल करंट अफेयर में भी है। वेस्ट बंगाल कोलकाता के 5 लाख लोगों को वहां से सरकार ने दूसरी जगह शिफ्ट किया था, अब वापस वो बैक टू पवेलियन आ रहे, वापस आ रहे। चक्रवात की जो गति थी वो बहुत ज़्यादा थी, और आपके सिलेबस में भी है चक्रवात और प्रति चक्रवात, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा क्या है। तो मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करी है, बट मैं आपको ये बताना चाहता था कि प्राकृतिक घटनाएं भी इसी में आती हैं। और ये 2 चीज़ जो एग्जाम में आई है, अब बच्चे कन्फ्यूजन के तौर पे इसे गलत भी कर गए हैं, मगर आप इसे अब गलत नहीं करोगे, ठीक है। अगली संज्ञा है हमारे पास, और अगली संज्ञा हमारे पास होगी भाववाचक संज्ञा। अगली संज्ञा क्या होगी हमारे पास? हमारे पास अगली संज्ञा होगी भाववाचक संज्ञा। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और अगर आप यूके ट्रिपलएससी या यूके पीएससी की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ वही चीजें पढ़ाता हूं जो यूके ट्रिपलएससी या यूके पीएससी अपने एग्जाम में पूछता है। जो इसका एग्जाम पैटर्न है, मुख्यतः इन्हीं एग्जाम पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपको चीज़ा ये डाटा प्रोवाइड करवाया जाता है, ये बात ध्यान रखें। लगभग ऑलमोस्ट उत्तराखंड का मैं कंप्लीट कोर्स ओवरऑल 80-70% अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। हिंदी के भी मैं बहुत सारी टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यही बचा था मेरे पास संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, लेखक करवा चुका हूँ आपको। तो आप इन बातों को समझिएगा। भाववाचक संज्ञा इन एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा भाववाचक संज्ञा में ही है। आज मैं तुम्हें भाववाचक संज्ञा का ब्रीफ बता देता हूँ, हल्का फुल्का समझा देता हूँ। कल भाववाचक संज्ञा को, अब बची हुई 2 संज्ञाओं को भी कंप्लीट करेंगे दूसरी क्लास में, क्योंकि भाववाचक संज्ञा बहुत लेंथी है, इसको समझने का आप प्रयास करें। भाववाचक संज्ञा कहाँ पे बोलेंगे? जहाँ पे कोई संज्ञा शब्द, जहाँ पे कोई संज्ञा शब्द क्या दिखा रहे होंगे? भाव को दिखा रहे होंगे। भाव बोले तो फीलिंग को दिखा रहे होंगे। जहां पे तुम्हें फील, इसकी तो ट्रिक यही है, आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा।
भले आप हिंदी पढ़ रहे बट आप अंग्रेजी में लिख लीजिएगा समझने के लिए अपने नोट्स में। जहां पर भी फीलिंग्स वाली बात होगी वो भाववाचक संज्ञा है। और सर समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, हर वो पॉइंट जिस संज्ञा को हम इस नोट करके लिख दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते। वो ऐसी कौन सी संज्ञा जिसे बेसिकली नॉर्मली हम देख नहीं सकते? अब भाई जब आप इसे देख ही नहीं सकते तो आप भाववाचक संज्ञा को छू भी नहीं सकते। निम्न में से ऐसी कौन सी संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते? पर भाई जब आंखों से देख, तुम किसी चीज को देख ही नहीं पा रहे हो तो छूओगे कहां से? छूने के लिए पहले देखना तो पड़ेगा ना। तो नॉर्मली बात हो गई यार, जिसको हम देख ही नहीं सकते उसको हम छू भी नहीं सकते। और ऐसी संज्ञाएं क्या कहलाएगी आपकी? भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जब इसे देख नहीं सकते, इसे छू नहीं किया जा सकता, तो ओनली ऑन भाववाचक संज्ञा को क्या किया जाता है? ओनली ऑन इसे किया जाता है महसूस। इसे बस फील किया जाता है, इसे बस फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। यही इसकी ट्रिक समझो, कुछ भी समझो, डेफिनेशन समझो, व्हाटएवर जो आपको समझना है आप वो समझिएगा। अदरवाइज जिस संज्ञा शब्द से वस्तु पदार्थ के गुण दोष रंग दशा भाव का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। मैं क्या बोल रहा हूं, जिन संज्ञा शब्दों से हमें कोई भाव का पता चलता है, कोई फीलिंग का पता चलता है, वो भाववाचक संज्ञा है। ये संज्ञा शब्द हमें देखे नहीं जाते, इन संज्ञा शब्दों को हम छू नहीं सकते, तो इनको ओनली जस्ट क्या कर सकते? महसूस कर सकते। इतना ट्रिक अगर आपने याद कर लिया, आपका एग्जाम पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ये चीज की गारंटी। आप बोलोगे सर एक बार जरा बताओ तो सही। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो एक शब्द है बुढ़ापा। इसका जो मूल शब्द था वो था बूढ़ा। अब बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है। समझ रहे हो आप बात को? कौन से बूढ़े की बात हो रही? इंडिविजुअली पता नहीं। आपके घर में भी कोई बूढ़ा होगा, आपके मम्मी पापा हो चुके होंगे बूढ़े, आपके दादा दादा हो चुके होंगे बूढ़े, नाना नानी हो चुके होंगे बूढ़े, आपने भी एक दिन बूढ़ा हो जाना है। तो इंडिविजुअली किसी बूढ़े की बात नहीं हो रही। अगर बूढ़ा बोला जा रहा है तो सबको बोला जा रहा है जो भी 50-60 साल से ऊपर हो चुके, अनिल कपूर को छोड़ के। तो कहने का मतलब है अब बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा। क्या बुढ़ापा को छुआ जा सकता है? बुढ़ापा तो इमेजिन नहीं किया जा सकता, फील ही किया जा सकता है। जबकि इसका मूल शब्द क्या था? बूढ़ा। उत्तराखंड ग्रुप सी बीपीडीओ का पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे क्वेश्चन बनाता है कि बच्चा, तो साहब बच्चा अगेन एक जातिवाचक संज्ञा कि सारे बच्चे आजकल के हरामी हो रहे हैं। तो कौन सा बच्चा? इंडिविजुअली नहीं, सारे बच्चों की बात हो रही है। और इस बच्चे से अगर हम भाववाचक संज्ञा देखेंगे तो एक बनता है बचपन। तो बचपन क्या चीज है? हम लोगों ने, आपने, हमने सबने बचपन जिया है, पर बचपन को हम छू सकते हैं? नहीं। बचपन जो था एक फीलिंग ही थी, उसको बस हमने महसूस किया है। हम बच्चे थे, हम बच्चे को छू सकते हैं, बचपन को नहीं। हम बूढ़े को छू सकते हैं, बुढ़ापे को नहीं। हमने आज से 15-20 साल पहले बचपन फील कर लिया है, उस एज में आप लोग जी रहे हो, और 15-20 साल बाद आप बुढ़ापे को भी फील कर लोगे। आप उस एज में जी रहे हो, आप मिडिल में जी रहे हो। आप कौन सी एज में जी रहे हो उसका एग्जांपल मैं भी बता दूं। आप हो एक युवा, और किसी युवा को छुआ जा सकता है। अगर आप एक यूथ हो तो एक यूथ को छुआ जा सकता है, युवा को। बट युवा से एक भाववाचक संज्ञा आपको बनानी होगी, तो आप बनाओगे यौवन। तो यौवन को छुआ नहीं जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वह संज्ञा जिसको सिर्फ हम महसूस करते हैं, बाकी फर्जी एग्जाम्पल लिखाने है जो तुमने नॉर्मल पढ़ा होगा, प्रेम को छुआ नहीं जा सकता, मगर तुमने उसका नाम ही प्रेम रखा है तो तुम उसको छू भी सकते हो। मगर प्रेम एक भाव है, इसको छुआ नहीं जा सकता। क्रोध, गुस्सा, गुस्से को छुएंगे कैसे? बस इसको फील ही किया जा सकता है। आप समझ पा रहे इन बातों को? तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमने अभी भाववाचक संज्ञा को भी हल्का सा देख लिया है कि एक्चुअल में भाववाचक संज्ञा है क्या। और कल यहां से आगे की क्लास करेंगे, क्योंकि भाववाचक संज्ञा बहुत लेंथी बढ़ेगा
और तब भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा मैं कल वाली क्लास में आपको अपलोड करवा दूंगा। फिर आप दोनों को मर्ज करके एक साथ प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। खासकर अगर आप यूके टीपीएससी और यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, लाइन वाइज से नोट्स बना लीजिएगा। और किसी भी चीज़ में कोई डाउट होता है तो मैंने अपना नंबर भी ऑलरेडी दिया रहता है, आप व्हाट्सएप पे डाटा भेज के पूछ सकते हैं। बस कॉल नहीं करनी है, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, समय मिलते ही आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इन सारी चीज़ों को रिवाइज करें। धन्यवाद।